2026 could be the toughest. ये तो श्योर है कि नीट का पेपर फिजिक्स का एनसीईआरटी से बाहर गया। सैयारा तू तो बदला नहीं है। एनटीए इस बार बाप बन के आया होगा, तो बच्चों कह रहा होगा नोक नोक तेरा बाप आया। बाप आया। सो इन टुडेज मीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 का पेपर का लेवल क्या हो सकता है। नीट 2025 के बाद में 26 अब कैसा बनाया जा सकता है फिजिक्स के लिए, आप बताइए। मुझे तो लगता है पूरी कहानी ना 2024 से शुरू हुई है। तो 2024 में रैंक कितने इम्पैक्ट हो गए थे, तो एनटीए ने बोला कि पेपर का लेवल इजी था, और उसी लिए 25 का पेपर उन्होंने अपने ऊपर बैकलैश ना आए और रैंक कितने आगे ना आ जाए तो डिफिकल्ट कर दिया। फिर डिफिकल्ट करने का वापस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम थोड़ा सा पेपर का लेवल मॉडरेट करेंगे, बट मुझे फिर भी लगता है एनटीए पे हम लास्ट मोमेंट तक भरोसा नहीं कर सकते। दिस पेपर विल डेफिनेटली बी कुछ क्वेश्चंस विल बी आउट ऑफ एनसीईआरटी, कुछ क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम द टॉपिक्स व्हिच आर नॉट देयर इन द सिलेबस, तो थोड़ा सा टच कर लेंगे उनको। ऐसा उन्होंने पिछले 2 साल में किया हुआ है। आपको क्या लगता है सर, केमिस्ट्री में कैसा लगता है? क्योंकि मुझे लगता है फिजिक्स में तो पेपर डिफिकल्टी होता है। I think this year 2026 NEET is gonna to be the toughest. Reason being 2025 में आपने देखा कि फिजिक्स टफ था, बच्चों का मानना था ओवरऑल पेपर टफ है, which I found कि सिर्फ फिजिक्स का पार्ट ही extremely टफ था। Over 60% questions were easy. 25% के आसपास जो थे वो मॉडरेट थे, 10% भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, और Can you फिजिक्स believe में कितना इजी था? फिजिक्स में उसका उल्टा हो गया था सर। फिजिक्स में 25% इजी थे और 35% मॉडरेट थे, और 40% क्वेश्चंस व्हिच इज हाईएस्ट अमंग लास्ट 5 to 10 years, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स में ना जस्ट 10 से 20% के बीच में होते हैं एवरी ईयर। क्या 2025 का नीट पेपर अभी तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर था? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। फिजिक्स के टर्म्स में अगर बात करूँ तो फिजिक्स में काफी क्रूशियल बना दिया था पेपर, तो फिजिक्स वाज क्रूशियल। सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ जेईई लेवल, और जेईई से भी थोड़ा सा जेईई से भी। वाओ, दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन कि भाई फिजिक्स में अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? फिजिक्स में इस बार ऐसे शॉक्ड ना हो जाए बच्चे, क्या करा जा सकता है? फिजिक्स में सर आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना चाहिए, पहला तो यही फर्स्ट है। एंड वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना यानी कि आपको हर चैप्टर को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक हो रहा है, हाउ कैन इट बी अप्लाइड, कहीं यूनिट डायमेंशन, कई बार आपको थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक्स और ये सब भी पता होना चाहिए। और एक ही चीज आपको बचा सकती है फिजिक्स में, फास्ट करना चाहिए, मतलब पेपर को फास्ट करना आना चाहिए। हाँ, पेपर फास्ट करने के लिए, बट ये भी है कि आपने रोज के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होने चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको आता है उसके बीच, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। केमिस्ट्री में कैसे करते हैं वैसे, फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए? ओवरऑल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री में आपको ना फास्ट बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा। केमिस्ट्री कैन सेव योर टाइम। मुझे याद है 2024 2025 में अभी पेपर सोल्व करते हुए आ रहा हूँ। 2025 का पेपर शायद मैंने हाफ एन आवर में कर दिया था, 2024 का पेपर मोस्टली शायद मैंने 20 मिनट्स में कर दिया था। तो वो मेरा मानना है कि जब मैं बहुत ज़्यादा अगर उसको कॉन्सेप्चुअली डेप्थ रखूँगा और ऐसे शॉर्टकट्स रखूँगा, जैसे बहुत सारे ब्रह्मास्त्र के ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने बनाए हुए बहुत सारे, तो उनको अप्लाई करने से तो लिटरली मतलब आंसर जो होता है वो ऐसे निकल के आ जाता है। तो वो सब आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लस कैसे वो पेपर को 20 मिनट में कर सके, कुछ टिप बताओ। अब देखो, ये ऑब्वियस ही बात है कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट तो डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। मैं 10 साल से 15 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बच्चा 1 ही साल या 2 साल में ही कर रहा है, तो उसको करने के लिए आपको ना ज़्यादा प्रैक्टिस में घुसना पड़ेगा। अभी तक आपने केमिस्ट्री की से थ्योरी पढ़ी होगी, बिलीव मी थ्योरेटिकल सवाल इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा कि सारे न्यूमेरिकली करो, पर न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लगाओ। तो आप ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ओरिएंटेड रहो, ज़्यादातर टेस्ट दो, टेस्ट को एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। दैट कुड बी द की। सर केमिस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट के लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों का अप्रोच सेम रखे या अलग रखे, कैसे होना चाहिए? वैसे आपका क्या अप्रोच था? जैसे मेरे टाइम पे मैं ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं ना सारी जनरल रिएक्शंस का एक माइंड मैप बना लेता था, करेक्ट, वही रट्टा मार लेता था, सिर्फ उसमें एक्सेप्शंस अलग से लिख लेता था। सो कुछ ऐसा होता है? देखो, ये तो एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है जो हमें करना चाहिए। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है, होपफुली आप उसको देख पाएंगे वीडियो सेगमेंट में। तो हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ही अलग तरीके की अप्रोच रखता है। फिजिकल मोस्टली जैसे बहुत ज़्यादा इस तरह के फॉर्मूला लर्निंग और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है, तो इसके लिए आपको मोरलेस एक माइंड मैप आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं और उन पर क्या क्या सवाल बनते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी की जगह आपको थोड़े से आउट ऑफ द एनसीईआरटी आके क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं।
इनऑर्गेनिक में तो रट्टा बेस्ड होती है, तो इट्स बेटर कि एनसीईआरटी को नाम बना के लाइन बाय लाइन पढ़ लो। और ऑर्गेनिक तो सबसे डिफरेंट और सबसे डिफिकल्ट है, क्यों? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उसमें आप लोगों को सिर्फ थियरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थियरी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल आपके सिर्फ न्यूमेरिकल जैसे नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं लेकिन थियरी के साथ कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं, तो ये अप्रोच होता है। फिजिक्स का पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट रहेगा, मैंने बता दिया। संजय सर ने बता दिया केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट रहेगा। और बायो का लेवल का क्या कर सकते? बायो मैं बताऊँ आप बताओगे? बायो क्या बहुत डिफिकल्ट करी नहीं जा सकती ना, इसलिए हम बायो का पैनल ही नहीं लेके आए। हमें लगता है बायो में शायद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है? बायो बोलेगा, दोनों मैडम अपने को बोलेगी हमको क्यों तोड़ा? आपका बैकलॉग बाकी मस्त बना थी ना। बाकी बायो के लिए आप कमेंट कर लीजिए सो दैट कि हमारे दोनों मैम आपको बायो के लिए रिकमेंड कर सकें, है ना? वो बेस्ट है। डन डन डन। सर आपके टीचिंग करियर की कोई ऐसी बहुत वियर्डेस्ट मोमेंट बताओ सर। नॉटी हो रहा। सर देखो, ये जैसे वो कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास के जो थोड़े ज्यादा उछलते हैं या ज्यादा चुल रहती है जिनको, जिसकी वजह से टीचर्स कई बार परेशान रहते हैं, तो वो मेरी आदत रही नहीं। रिसेंटली मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पे जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, गूगल कर लेना। हाँ गूगल कर लेना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पे एचआर ने वहाँ पे हमसे कंडक्ट कराते थे एक ऐसी मीटिंग जहाँ पे हमें थोड़े से हैंड जेस्चर्स को यूज करना और कैसे सोफिस्टिकेटेड बातें करते हैं, रेट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी चीजें कराते थे। तो उस समय एक मोटिवेशनल स्टोरी वो सुना रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई जब भी रिजल्ट आता है हर बार नीट का और जेई का, कुछ टीचर्स तो नीचे खड़े होकर तालियां बजाते हैं और कुछ टीचर्स को बच्चे कंधों पे उठा के नाच रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है उनमें जो नीचे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और क्या डिफरेंस है उनमें जो वहाँ पे कंधों पे बैठे हैं? अब प्रोबेबली हो सकता है कि वो सक्सेसफुल टीचर और थोड़े नॉर्मल लेवल के टीचर्स की बात कर रहे हो, पर मैंने हाथ उठा के मैंने कहा सर वो जो नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं हो सकता है वो फीमेल टीचर्स हो। नहीं कंफर्टेबल, मतलब आप रहे तो बैक बेंचर ही हो। हाँ यार, एज अ मतलब मुझे टीचर, ऐसा एज अ लगा। स्टूडेंट भी। आप मुझे लगता है। आईआईटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आईआईटी का एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बोल सकता, मतलब आई थिंक नॉट जस्ट अबाउट आईआईटी। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अपने जो 4 साल बीटेक करके आता है, जो अपना ग्रेजुएशन का टाइम होता है ना 3 से 4 साल, वो कोई नहीं भूलता। मेरे लिए मतलब बेस्ट टाइम था जब मैंने बहुत आप सारी चीजें म्यूजिक एक्सप्लोर की। करते थे आईआईटी में? मैं म्यूजिक भी करता था, तो वहाँ पे ये काफी सारे सोलो जो सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, सुर संग्राम होता है, आप कभी यूट्यूब करके देखना या फिर गूगल पे देखें तो पता चलेगा। तो वो मैंने एक बार विन किया है, तो वहाँ पर मेरी हैबिट थी कि मैं काफी सारे कॉन्सर्ट करूँ, ये सब करूँ। तो एक छोटा सा गाना सुना दो। यहाँ कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? सैयारा। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। यही गाना के बच्चे के लिए बताओ सर। नीट का बच्चा बेचारा कैसा? तू तो बदल गया है, बेचारी तेरा क्या हो गया है। पहले फिजिक्स 2025 में टफ थी, 2026 में केमिस्ट्री टफ आ गई। एक और वेरिएंट, मतलब ऐसी गाने का ऐसा कुछ हो जो बच्चा मतलब बहुत गंदा मार्क्स ला रहा है अपनी एग्जाम में, रिलेशनशिप प्लीज में। आप बताइए। आप बताओ ऐसा अरे भाई गाना। मैं क्या इमीडिएटली गाने बना दूं यार। आप बनाओ ऐसा कुछ गाना। कि बहुत खराब मार्क्स आ रहे हैं। मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ उसके ऊपर ये गाना बताओ। सेम। तो बेसिकली वही होगा कि एनटीए इस बार बाप बन के आया होगा और बच्चों को कह रहा होगा नोक नोक तेरा बाप आया। बाप आया। ये होगा इस बार। मैंने नहीं बोला कुछ, इन्होंने बोला है। अरे ऑब्वियसली यार, इन्होंने नहीं बोला है। who doesn't know कि एनटीए इज द बाप राइट नाउ, जो इस तरह की डिफिकल्ट लेवल सेट कर रहे हैं पेपर के। मतलब वी ऑल एक्सपेक्ट के बच्चों को वो टच कर पाए, बच्चे उस लेवल को, वो बच्चे अडेप्ट कर पाए ताकि अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। मतलब तुषार सर एक और चीज पूछना चाहता हूँ। देखो हमें पता है कि पेपर टफ जब आता है तो सबके लिए टफ आता है। व्हाई डू वी से कि पेपर टफ था इसलिए बहुत ही कम लोग उतना अच्छा कर पाए, या ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब देयर कुड बी सम सेंटीमेंट अटैच्ड विद इट। व्हाट डू यू थिंक? अब मुझे ना ये तो अब अगर हम परसेंटेज या मार्क्स देखें और परसेंटाइल देखें तो दोनों में नंबर्स अलग तरीके से मेजर होते हैं। करेक्ट।
अब हमें अच्छा तभी दिखेगा जब किसी बच्चे का 700 प्लस आएगा, 650 प्लस आएगा, तो ही अच्छा दिखेगा बच्चा। और परसेंटाइल में उल्टा हो जाता है कि परसेंटाइल में रिलेटिव होता है ये, तो हम उसमें हमें वो भी तो देखना है कि कट ऑफ कितनी रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और उस हिसाब से आप उसके ऊपर हो, कितने बच्चे ऊपर है, क्योंकि एवरी टाइम नंबर ऑफ सीट्स तो वही रहने वाली है। तो कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि कितने बच्चों ने अच्छा किया, कितनों ने नहीं। आप बताओ। हाँ भाई, मेरा भी यही मानना है, मतलब परसेंटाइल कि मैटर basis करती पे है better रादर है। देन के मार्क्स जो होते हैं वो तो देखो कितने भी हो सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि जब एग्जाम में लिख रहा हूँ ना और अचानक से डिफिकल्ट पेपर मेरे सामने दिख गया मुझे, तो उस केस में मुझे पता है कि ये पेपर तो सबके लिए डिफिकल्ट आने वाला है, लेकिन मेरा जो मेंटल लेवल होगा ना वो कुछ अलग होगा। अच्छा, वो हो सकता है तो- कि मैं उस डेप्थ तक नहीं तैयारी किया हूँ, लेकिन मेरे को पहले ये श्योर था कि मैं 700 मार्क्स लेके आने वाला हूँ। बट अब इसको देखने में मैं इतना डर गया मैं कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझसे बन नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है। और वहां पर फिर मैं अपने बहुत सारे मार्क्स सिर्फ अपने सेंटीमेंट्स और इमोशनल कंट्रोल के लूज होने की वजह से खो दूंगा। तो उस ये पे क्या कहना तो आपका? दो चीजों से हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एक तो बहुत सारी टेस्ट दो, हाँ, जिससे हर तरह टेस्ट का के ना लेवल के लिए रेडी रहो। हाँ डर हट जाएगा। और दूसरा, कुछ टेस्ट तो आपने ऐसी दी हुई होनी ही चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट हो, ताकि आप अपना वर्स्ट पता कर पाओ। जब आपको अपना वर्स्ट पता है ना, तो फिर उसके बीच में कहीं पेपर आएगा। करेक्ट। तो तो जी एडवांस का पेपर दे दे फिर। मतलब एटलीस्ट नीट वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुंच पा रहा है। बाकी बायो के सजेशन के लिए कमेंट करें, और हमारे दोनों मैम आपको रिकमेंड करेंगी क्या करना चाहिए। देख लो, कमेंट बॉक्स में बुला लो। क्योंकि एडवांस का पेपर भी अगर आप दोगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो दे दोगे, तो बायो के लिए अलग से आपको पेपर लगेगा। तो अगर आपको पेपर चाहिए तो कमेंट करो बायो एडवांस। बायो एडवांस करके कमेंट करो। करेक्ट। सुपर। तो अब वाइंड अप कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो लेट इट बी physics एनी का- काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल, है ना भैया, कैसा भी हो सबके लिए सेम डिफिकल्टी लेवल होने वाली है। हाँ, तो बस आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, प्रैक्टिस का डेप्थ है, वही आपको बचा सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अक्रॉस आओगे, एंड दैट विल सेव यू इन नीट एग्जाम। करेक्ट, कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट दोस्तों।